सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे सभी कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 3/12/2021 को CC9 के पेपर हैं और इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कौन कौन सा टॉपिक कर लेना है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अभी तक यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो एक बार आप जरूर देख लें कि आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा, जिसको पढ़ लेने के बाद आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक पर चर्चा भी करेंगे, साथ ही साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आपको मदद मिलेंगे और आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बनाने में आसानी होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप CC9 का सिलेबस में उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे उसका कैसे यहाँ पर फैलाव हुआ, कैसे वो बंगाल को जीते, मैसूर को जीते, है ना, किस प्रकार से उनका पॉलिसी रहा, उसके विषय में आपको पढ़ना है। तो आप समझ लीजिए बंगाल का जहां तक बात है तो प्लासी का युद्ध से संबंधित हो जाता है, आगे बक्सर का युद्ध से संबंधित हो जाता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में हुए, ठीक है। प्लासी आपका कहाँ है? बिहार, आपका बंगाल का एरिया है, ठीक है। बक्सर कहाँ है? बक्सर आपका बिहार में पड़ता है। तो डेट याद रखिएगा, है ना, कब हुए थे। तो प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। अब सबका रीजन, क्या रीजन था, प्लासी का युद्ध का क्या कारण था? तो देखिए एक रीजन तो होते नहीं, किसी भी चीज का बहुत सारा रीजन था। जैसे मान लीजिए कि फर्रुखसियार ने 1717 में ब्रिटिश कंपनी को इजाजत दे दी कि भैया आप जाइए व्यापार वाणिज्य कीजिए बंगाल में। तो उस परमिशन का उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, है ना। वो टैक्स नहीं देते थे, कई तरह तरह का क्षेत्र को जो है सो अपने में मिलाने शुरू कर दिए, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर, किलाबंदी शुरू कर दिए, ठीक है। तो जब वहां का जो नवाब थे सिराजुद्दौला के, पहले अलवर्दी खान थे, आपको मालूम होना चाहिए बंगाल के, तो उनको लग गया था कि ये जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ आई हुई है निश्चित रूप से ये सही इंडिकेशन यहाँ के लिए नहीं है। ये यहाँ पर एक्सपेंस करेंगे, यहाँ के लोगों का शोषण करेंगे, यहाँ के धन को दूसरी जगह ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे। उनको लग गया था, इसीलिए वो बहुत ही सतर्क थे। उनके जाने के बाद सिराजुद्दौला जी आए, तो ये भी, इनका भी ब्रिटिश कंपनी के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा, टकराव हुआ, ठीक है। और इसी टकराव के बीच में समझौता भी हुआ दोनों के बीच में। लेकिन उधर लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। तो हुआ क्या कि कुछ कुछ ऐसे वर्ग थे बंगाल में, जैसे आपका मीर जाफर थे, ठीक है, जगत सेठ थे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ लोग थे, घसीटी बेगम थे, जो नवाब से जलते थे, नवाब के खिलाफ में षड्यंत्र करते थे। तो कहीं न कहीं क्लाइव जो है इसका फायदा उठाने का प्रयास किया। उसने इसके विरोधियों को अपने में मिलाने का प्रयास किया। उसको एक नहीं होता है कि एक प्रलोभन दिया गया कि देखो भाई, तुम यदि मेरे साथ रहोगे तो तुमको हम नवाब बना देंगे, ठीक है। तो अपने लोगों को उसने, क्लाइव ने उसको अपने में मिलाने का प्रयास किया। और यही वजह है कि जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुए तो उसमें एक नाम मात्र का युद्ध था। मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेना की तरफ से सेनापति थे, लेकिन चूंकि वो मिले हुए थे, फूटे हुए थे,
इसलिए वो युद्ध में हार गए। युद्ध में जब हार गए तो सिराजुद्दौला युद्ध में तो मारा नहीं गया था, वो भाग गया वहां से, लेकिन मिर्जाफर का बेटा ने उसको रास्ते में ही मार दिया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी कुछ नोट्स हैं, जो भी कुछ आपके पास मटेरियल है, उसमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। प्लासी का युद्ध के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि नवाब में परिवर्तन हो जाता है। सिराजुद्दौला के बाद जो है सो वहां पर मिर्जाफर आ जाते हैं, अंग्रेजों को मौका मिल जाता है बंगाल को लूटने का। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत बड़ा चेंजिंग है। ठीक है, आगे है 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध ऐसा चीज है कि उसमें बंगाल का नवाब भी शामिल था, अवध का भी था, है ना, और आपका दिल्ली के जो शासक हैं, बादशाह हैं, वो भी शामिल थे। लेकिन तीनों के गुट को अंग्रेजों ने पराजित करने का प्रयास किया। तो एक तरह से अंग्रेजों को यहां पूरे भारत के लिए एक तरह से कहें तो टिकट मिल गया, है ना, और शोषण करने का एक दरवाजा खुल गया, धन का कैसे शोषण किया जाए, क्योंकि ये तीनों को पराजित कर दिए, बंगाल को भी, अवध को भी और दिल्ली को भी। उसके बाद आगे चलकर इलाहाबाद की संधि होती है ना, और अंग्रेजों को बस खजाना ही मिल जाता है इसके बाद। तो इसको आप दोनों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था उस पीरियड में, आप जानते होंगे, बहुत चर्चित नाम है मैसूर के। हैदर अली, टीपू सुल्तान, ऐसे व्यक्ति वहां पर शासक हुए हैं। तो उन लोगों के बीच में भी, यानी मैसूर और कंपनी अंग्रेजों के बीच में चले, संघर्ष चले, और इसी दौरान जो है सो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4 आंग्ल मैसूर। इसको एकदम जो है सो कंप्लीट कर लीजिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, और कौन कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई। जैसे हम बात करते हैं कि आपका जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब लड़े गए? तो 1767 से लेकर के 69 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 ईस्वी। आपको यह भी जानना है कि उस पीरियड में यहां के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस पीरियड में यहां के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरलेस्ट। कौन थे? लॉर्ड वेरलेस्ट। ये ध्यान रखिएगा। 1767 से लेकर 69 ईस्वी से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान रखिएगा। और इसमें मैसूर के जो शासक थे वो हैदर अली थे, ये भी दिमाग में आपको रखना है। अब इसके बाद कौन सी संधि हुई, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि। किसके किसके बीच होती है? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होती है। एकदम इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1780 से लेकर के 84 ईस्वी। यहां गवर्नर में परिवर्तन हो जाता है। अब यहां पर आ जाते हैं आपके कौन? वायरन हेस्टिंग्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? वायरन हेस्टिंग्स आ जाते हैं। अब जो है इसके बाद कौन संधि होती है? इसके बाद जो है सो मंगलोर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि होती है। कब होती है? 1784 ईस्वी में होती है। तो 1784 में देखिए मंगलोर की संधि में क्या परिवर्तन है कि यहां पर हैदर अली नहीं है, यहां पर टीपू सुल्तान है। तो टीपू सुल्तान और जो है सो अंग्रेजों के बीच में ये आपका जो है सो मंगलोर की संधि होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो 1790 से लेकर के 92 ईस्वी। 1790 से लेकर के 92 ईस्वी। गवर्नर जनरल वहां पर कौन है? तो गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। आपको जानकारी होनी चाहिए। अस्थायी बंदोबस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि बंगाल बिहार वाला एरिया में लागू हुआ था। किसके साथ बंदोबस्ती हुई थी? जमींदारों के साथ बंदोबस्ती हुई थी। इसमें जमींदार को कितना मिलना था? 100 में 11 जमींदार को, और आपको 89 समझ लीजिए कि अंग्रेजों को मिलना था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
चलिए, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई? 1792। अब किसके किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1799 ईस्वी में हुई। उसमें गवर्नर जनरल थे वेलेजली। वेलेजली को प्यारे बच्चों आप लोग नहीं भूलिएगा, जिन्होंने सहायक संधि जो है सो शुरू किए थे, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि मतलब आप जानते हैं कि वो राजे रजवाड़े को एक प्रस्ताव देते थे कि आप मेरी संधि को स्वीकार कर लीजिए, और यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो मेरा जो है सो अंग्रेज रेजिमेंट जो है आपके यहाँ रहेंगे, कोई आपका वाय आक्रमण होता है, आपको युद्ध होता है तो आपको मदद दिया जाएगा। और इस तरह से वो अपना बुद्धि से वो धीरे धीरे उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता था और उसको फिर अपने में मिला लेता था। आपको मालूम होना चाहिए सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था, क्षेत्र था, वो आपका हैदराबाद का निजाम ने इसके सब्सिडियरी अलायंस को बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया। तो देख ले, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के समय हुआ और इसमें टीपू सुल्तान पराजय हो गए, खत्म हो गए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपका समाप्त। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिए। आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ है 3 ठो, इसको भी थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा कि कौन कौन से मराठा युद्ध कौन कौन से पीरियड में हुए। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा यहां पर कि देखिए आंग्ल मराठा के साथ साथ सिख के भी साथ आपको देखना है। सिख भी आपका सिलेबस में मेंशन है। तो 2 सिख युद्ध हुए, आप देखिएगा सिख में। तो सिख में क्या है कि रंजीत सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उभर के सामने आते हैं। ठीक है, रंजीत सिंह जब तक रहे सुखचूरिया मिसल के थे। रंजीत सिंह बहुत ही अच्छे शासक थे, सैनिक शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी, उच्च कोटि की सैनिक शक्ति थी। और कहा जाता है कि उस पीरियड में इनसे ज्यादा एक ही था, वो ब्रिटिश की सैनिक शक्ति मजबूत थी, उसके बाद रंजीत सिंह की सेना मजबूत था, लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक ये रहे तब तक पंजाब बहुत सुसंगठित रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इनके जाने के बाद जो है सो अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 भयंकर युद्ध हुए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का नजर जो था वो ये सिख पंजाब वाला एरिया पर था। ठीक है, कि किस प्रकार से पंजाब के वाले क्षेत्र को हम अपने में मिलाएं। और ये मौका उसको रंजीत सिंह जब तक रहे तब तक जो है सो नहीं मिला। लेकिन रंजीत सिंह के जाने के बाद जो है सो मौका मिल जाता है और 2 सिख युद्ध होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि प्रथम जो सिख युद्ध है वो आपका 1845-46 ईस्वी में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और किस गवर्नर जनरल के समय? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय होता है। किसके समय होता है? लॉर्ड हार्डिंग के समय होता है। ठीक है, और इसके जो सैन्य प्रमुख थे, अंग्रेजों के जो सैन्य प्रमुख थे वो आपके कौन थे? तो वो आपके थे लॉर्ड गफ। कौन थे? लॉर्ड गफ। क्या होता है भाई, कौन सी संधि होती है इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद? तो लाहौर की संधि होती है। 1946 में लाहौर की संधि होती है। ठीक है, परिणाम क्या होता है? सतलज के जो दक्षिण के क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश का अधिकार होता है। आपको मालूम है पंजाब क्षेत्र में कौन सा नदी? सतलज, आप सुने होंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये एकदम दिमाग में रखिएगा। ये कब होता है? 1848 से लेकर के 49। अब देखिए यहां गवर्नर जनरल बदल गए। ये भी तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। अब ये बदल जाते हैं, अब आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और गुजरात के युद्ध में निर्णायक युद्ध होता है निर्णायक विजय हो जाता है आपका। कौन? किसका विजय? अंग्रेजों का विजय हो जाता है। और पंजाब का जो है सो अंग्रेजी क्षेत्र में विलय हो जाता है। याद रखिएगा, यानी एक तरह से पंजाब का विलय इस युद्ध के बाद जो है हो जाता है अंग्रेजी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, एक और जो टॉपिक महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, 2-3 ठो सुधार है। एक देखिएगा ब्रह्म समाज है, आपको पढ़ना है। आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। आप लोग पढ़े होंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है आप लोग पढ़े होंगे। ब्रह्म समाज से संबंधित है राजा राम मोहन राय जी। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे।
आर्य समाज से स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित जिस व्यक्ति भारत में खासकर हैं वो एनी बेसेंट जी है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है सो जिसको भारत के संदर्भ में जिन्होंने सबसे ज्यादा फैलाने का प्रयास किया, उनके सिद्धांतों को, वो एनी बेसेंट से। ठीक है, बौद्ध जो थे वो तो बाहर के थे, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो सिद्धांत थे, विचार थे, और जिसको फैलाने का काम खासकर भारत में किए वो तो एनी बेसेंट जी ज्यादा फैलाने का काम किए। प्यारे बच्चों, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ब्रह्म समाज के विषय में एग्जाम में पूछ दे, चाहे आर्य समाज के विषय में आपको पूछ दे। ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ब्रह्म समाज के विषय में यदि आप पढ़िएगा, सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी का बायोग्राफी पढ़िएगा। कहाँ जन्म हुआ, बंगाल में उनका जन्म हुआ था, किस प्रकार के व्यक्ति थे, कितने मतलब जानकार थे, विद्वान किस्म के व्यक्ति थे, कई भाषाओं का उनको जानकारी थी, और उनका सोच क्या था, एक ईश्वरवाद, पाश्चात्य एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहते थे, अंधविश्वासों पर कुटाराघास करते थे, चाहे वो नरबलि प्रथा हो, शिशु हत्या जिसको आप बोल सकते हो, यानी बाल विवाह हो, महिलाओं की पढ़ाई के लिए उनका ज्यादा सोच था, शिक्षा के क्षेत्र में। यही वजह है कि उन्होंने जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किए। ठीक है, और कई कॉलेजों का निर्माण किया, पत्र पत्रिका में भी वो काफी आगे रहे। एक तरह से राजा राम मोहन राय तो हमारे पुनर्जागरण के जनक हैं, आधुनिक भारत का पिता हैं, उनको तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मिरातुल अखबार है ना, संवाद कौमुदी, ये सब तो भूलना ही नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी के माध्यम से जो है वो जो है सो सती प्रथा, जो खासकर एक बहुत बड़ी बुराई थी हमारे समाज में, कि जब किसी के पति मर जाते थे तो पत्नियां भी जो है सो अपने पति के चिता में जाकर के जलकर मर जाती थी। इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास राजा राम मोहन राय जी ने किए। ठीक है, तो ब्रह्म सभा की पहली स्थापना हुई 1828 ईस्वी में, आगे चल करके इसी का जो नाम है ब्रह्म समाज हो गया। इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत ये था कि हिंदू समाज में जो बुराई है उसको खत्म करना, अंधविश्वास जो है उसको खत्म करना। जैसे मूर्ति पूजा को राजा राम मोहन राय जी नहीं मानते थे, इसका वो विरोध करते थे। एकेश्वरवाद, एक देवता पर विश्वास करना, एक सिद्धांत पर विश्वास करना। ठीक है, आडंबरों से वो मुक्ति चाहते थे। ठीक है, मॉडर्न शिक्षा चाहते थे, है ना, व्यवहारिक शिक्षा चाहते थे। तो इस तरह के चीजों को आपको जो है सो बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। खासकर आप देखिएगा कि एक ऐसा दौर जब अंग्रेज यहाँ पर ईसाई धर्म को फैलाने में लगे हुए थे, हमारे कई हिंदू भाई बहन जो है सो ईसाई धर्म को मानना शुरू कर दिए थे। उस समय दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अपने गुरु से उनको वचन दिया था कि हम आपके सिद्धांत को आगे ले जाएंगे, हिंदू धर्म को बचाएंगे, वैदिक धर्म को हम बचाने का प्रयास करेंगे, प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। और इसमें वो जो है सो दयानंद सरस्वती जी आगे गए, प्रयास किए, लोगों को आह्वान किया कि भैया वेदों की ओर लौटो, वेदों में बहुत कुछ सीखने का चीज है, आप जो भी चीज ढूंढ रहे हो, जो भी आपको समस्या है, सारा चीज जो है सो हमारे वेदों की ओर है, तो वेदों की ओर लौटो। और उनकी पत्रिका थी सत्यार्थ प्रकाश, है ना, मूल शंकर उनका बचपन का नाम था। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में वो घर छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप बायोग्राफी इनके विषय में थोड़ा सा आप जो है सो जानने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। ठीक है, चलिए, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, कुछ रिवॉल्ट है, जनजातीय विद्रोह है, जैसे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। कोल विद्रोह प्यारे बच्चों, ये आपका झारखंड का इलाका है, यहीं पर कोल विद्रोह हुआ था। बुद्धू भगत नाम बहुत फेमस है, कोल विद्रोह से संबंधित है,
31-32 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है ये कोल विद्रोह से संबंधित है। झारखंड में जो भी जनजाति विद्रोह हुए उसके पीछे अंग्रेजों की कूटनीति है, उसकी जो व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था है, उसकी जो प्रशासनिक नीतियां हैं, साथ ही साथ जनजातियों को जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाना, सेठ साहूकारों के द्वारा शोषण किया जाना, ये सब बहुत बड़े रीजन थे। कोई भी जनजाति विद्रोह को उठा के देख लीजिए, ठीक है। उसकी जो पारंपरिक व्यवस्था था उसको खत्म करने का प्रयास अंग्रेजों के माध्यम से हो रहा था। इसी के वजह से इस तरह के जो है सो विद्रोह हुए। तो आपको जानना है, इसका पीडीएफ हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। कोल विद्रोह और आगे संथाल विद्रोह। संथाल जिसको हूल विद्रोह भी कहते हैं, इसका टाइम पीरियड है 1855-56 ईस्वी। ये संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ये इनका जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे सिद्धो कानू, चांद भैरव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। और कार्ल मार्क्स ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है सो हूल विद्रोह को कहा है। इसीलिए प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चूंकि ये झारखंड का से संबंधित है। और कोई भी विद्रोह आ जाए जनजाति का, उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि अंग्रेजों ने जो यहाँ पर नीतियों को थोपने का प्रयास किया, जो व्यवस्था लाया, उससे जो है सो जनजाति समाज खुश नहीं थे। साथ जमींदारों का द्वारा अत्यधिक शोषण होता था, है ना, यौन शोषण भी होता था, कई तरह की जो है सो मतलब प्रताड़ना होता था जनजातीय समाज को। इसीलिए उससे मुक्त पाने के लिए उन्होंने नारा दिया कि अब जो है सो समय आ गया है कि हमको क्या करें, मुक्त हो जाएं इस व्यवस्था से। इसीलिए सभी लोग संगठित होकर के जो है सो विद्रोह किए, ठीक है। तो संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ और पत्र पत्रिका का विकास कैसे हुआ। ये टॉपिक आप वीडियो में मैं बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा, लिख करके उसमें सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल पर, उसको आप पढ़ लीजिएगा। दो टॉपिक ऐसा है जिसका चर्चा हम पहले नहीं किए हैं, उस टॉपिक का चर्चा मैं अभी कर दे रहा हूं। टॉपिक एक ए है, देखिएगा, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों हुआ? कृषि का वाणिज्यीकरण इसलिए हुआ कि अंग्रेज ऐसा वस्तु का, ऐसा चीजों का वो खेती करवाना चाहता जिससे उसको बाजार में फायदा हो। जैसे नील की खेती, ठीक है, आपका चाय की खेती, वो चाहता था ऐसा कृषि हम करवाएं ताकि जो है सो हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति हो। इसीलिए वो इस तरह से यहां पर कृषि का वाणिज्यीकरण किया। तो कृषि का वाणिज्यीकरण करने से हमारा जो कुटीर उद्योग था वो समाप्त हो गया। हमारे यहाँ की भूमि जो थी उसकी उर्वरता समाप्त होने लगी। हमारे यहाँ का जो छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, उस पर कुठाराघात हुआ, हमारा कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गया। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कृषि का वाणिज्यीकरण से। उद्योग धंधे के भी विकास हुए। आपको एक टॉपिक है कि भारत में रेलवे का विकास, तो रेलवे का विकास जो है सबसे ज्यादा यदि किसी को फायदा पहुंचाने का काम किया तो वो था अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने का काम किया, क्योंकि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको सहूलियत हुई। साथ ही साथ विद्रोह को दबाने में भी उसका प्रयोग में लाया गया ट्रेनों को, ठीक है। यानी विद्रोह की लहर यदि कहीं पर हो रहे हैं उसको भी दबाने का काम जो है सो इसके माध्यम से उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। दो ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है इस टॉपिक को यदि आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। 1857 की क्रांति, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसके कारण क्या थे, क्या परिणाम थे, कहां कहां देश के कौन कौन हिस्से में इसका जो है सो फैलाव हुआ था, इसको जो है सो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति एक बहुत ही 1857 का जो विद्रोह था बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। इसको आपको जानने की आवश्यकता है। ये जो है सो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुए थे और इसके कई कारण थे, एक कारण नहीं थे। आपको इसका जो है सो आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आप जैसा आंसर को लिखते हैं सब कारण इसमें आएंगे। और तत्कालीन कारण वही है, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस जो भरा जाता था, जिसमें ये
ल्यूमर उड़ गया था कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी है, तो जिसके वजह से जो है सो विद्रोह भड़क उठे। लेकिन ये तो बस सिंगारी था। पहले जो है सो जो असंतोष थे, चाहे किसानों में असंतोष हो, जमींदारों में असंतोष हो, यहाँ के राजाओं में असंतोष हो, ये सब जो है सो असंतोष इस क्रांति में उभर के सामने आए। तो आपको सभी लिखना है। क्या लिखना है? क्या क्या राजनीतिक कारण थे? तो राजनीतिक कारण में यही था कि यहाँ की जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, ठीक है, जैसे आप लॉर्ड वेलेस्ली की नीति, लॉर्ड डलहौजी की नीति इस क्रांति के लिए सबसे जिम्मेदार कारक थे। क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ने जिस प्रकार से सहायक संधि के माध्यम से यहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और राज्यों को विलय करना शुरू कर दिया, ये भी काफी असंतोष का कारण था। लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है, और कई क्षेत्रों को जैसे सतारा हो, है ना, आप देखे होंगे अवध को उन्होंने कुशासन के आधार पर विलय कर लिया, ठीक है, झांसी को विलय कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार की जो नीति लाई थी, विलय की नीति, हड़प की नीति, डलहौजी ने 1857 के विद्रोह में, ये सबसे बड़ा रीजन था, जिसके वजह से उन्होंने कई तरह के राजाओं को असंतुष्ट कर दिया था। यहाँ के जो राजा थे वो भी इसके नीतियों से असंतुष्ट थे। प्यारे बच्चों, केवल राजा ही नहीं, यहाँ के जो निम्न वर्ग के किसान थे, मजदूर थे, है ना, वे भी जो है सो इसकी नीतियों से असंतुष्ट थे। कुछ मान्यताएं थी जिसके वजह से भी यहाँ के जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो असंतुष्ट थे। राजनीतिक कारण में आप यहाँ के सैनिक के विषय में बता सकते हैं कि उसकी जो नीति थी, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता था। सैनिक एक जगह काम करते थे, एक ही काम करते थे, लेकिन यूरोपीय सैनिकों को ज्यादा वेतन मिलता था और यहाँ के सैनिकों को कम वेतन मिलता था। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उच्च नीच की वार्तालाप किए जाते थे, जिसके वजह से हमारे यहाँ सैनिक भी नाराज थे। किसान इसलिए भी नाराज था क्योंकि इन्होंने जो भू राजस्व नीति लाया था, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त हो, रेतवारी बंदोबस्त हो, महालवारी बंदोबस्त हो, खासकर अस्थायी बंदोबस्त में मजदूरों को जो है सो किसानों का काफी ज्यादा शोषण किया गया जमींदारों के माध्यम से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन था इसके दृष्टिकोण से, इसके कारण के दृष्टिकोण से। अब आपको बताना इसका फैलाव कहां, दिखा दीजिएगा कि दिल्ली से कौन लीड कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो भाई बहादुर शाह जफर, ठीक है। जगदीशपुर आपका बिहार वाला एरिया से कौन कर रहे थे, तो कुंवर सिंह। झांसी से कौन कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इलाहाबाद से कौन करे, लियाकत अली। कानपुर के कौन कर रहे थे। तो इस तरह से आप सारे लोगों का जो है सो डिटेल करके एक मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि सभी क्षेत्र से लगभग जो है दक्षिण वाले इलाका को छोड़ दीजिए। अरे दूर की बात है, हमारे झारखंड में इस विद्रोह का लहर भयंकर फैला। रोहनी, देवघर वाला रोहनी से 1857 का विद्रोह जो है सो यहां भड़का था और लगभग सभी क्षेत्रों में झारखंड में जो है सो इसको सहयोग मिला, ठीक है। अब बात ये करें कि कुछ ऐसे वर्ग थे, अभी भी कुछ ऐसे वर्ग थे जो इस विद्रोह से अपने आप को अलग किए थे। जैसे पढ़े लिखे लोग, बड़ा विद्वान लोग अपने आप को समझते कि बहुत मैं टैलेंटेड हूं, मैं अंग्रेजी एजुकेशन जानता हूं। वैसे गद्दार लोग जो है इस विद्रोह को सपोर्ट नहीं किए थे। कुछ राजा भी अंग्रेजों का चमचा थे, उन लोग भी सपोर्ट नहीं किया, उसकी वाहवाही कर रहा था। तो हमारे में बताया ना कि हमारे देश में ही फूट था, लोगों में एकता नहीं थी और इसका फायदा जो है सो लोग बाहर के लोग उठाए। यदि यह एकता होती तो यह विद्रोह मुझे लगता है कि उसी दिन हमको स्वतंत्रता मिल जाती। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा था जो इस विद्रोह से अछूता रह गया, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, यह विद्रोह दिखा देने का प्रयास किया अंग्रेजों को कि आपकी कुनीतियां आप जैसा चाहिएगा वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जागरूक हो गए हैं। भले यह विद्रोह को दबा दिया गया हर क्षेत्रों में, लेकिन एक चिंगारी तो जगाया ना, अंग्रेजों को एहसास तो कराया ना कि आप यदि गलत नीति से चलते हैं, शोषण करते हैं,
तो आपकी सत्ता बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है, इसका पुरजोर विरोध होगा। और यही हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद परिवर्तन क्या हुआ, चेंजिंग क्या हुआ। बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, अब उसको जो है सो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कर दिया ने, यानी आप जो भी चीज होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से होगा। और भारत सचिव नामक एक पद का सृजन हुआ, और भारत का जो नाम था गवर्नर जनरल, अब इसको क्या कर दिया, वायसराय कर दिया। क्या कर दिया उसको, वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ये सब याद रखिएगा। और भी बहुत सारा प्रशासनिक सुधार किया गया, 1858 का अधिनियम लाया गया। साथ ही साथ अब क्या किया गया, सैनिकों का जो भर्ती होता था, पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों सैनिक में भर्ती होता, अब ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज जब देखा कि विद्रोह में बहुत ज्यादा सैनिक यहाँ के लोग शामिल थे, तो अब क्या किया उन्होंने कि सैनिकों में यूरोपीय लोगों को ज्यादा शामिल करने लगा, यहाँ के लोगों को कम शामिल करने लगा। और ऐसे वर्ग जो अंग्रेजों को मदद किया था, वैसे लोगों को वो प्रेफरेंस करने दिया। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बाद होता है। प्यारे बच्चों, एक टॉपिक आपको और पढ़ लेना है, वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ये होम के द्वारा हुई थी। और आपको मालूम होना चाहिए, पहला इसका जो सम्मेलन है वो आपका मुंबई में हुआ था। क्या हुआ था, बंबई। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब बात ऐसा है कि इसकी स्थापना के पीछे राज क्या था, क्यों इसकी स्थापना किए। तो अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो यहाँ के लोगों की मांग रख सके, अंग्रेजों के सामने पुरजोर रख सके। और ऐसी संस्था यहां पर नहीं थी। संस्था थी लेकिन वो किसी क्षेत्र तक सीमित थी, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, कई तरह की संस्था यहां पर थे। ठीक है, बहुत सारी संस्था यहां पर पहले से थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर जो है कोई ऐसी महत्वपूर्ण जो है सो संस्था नहीं थी जो यहाँ के लोगों को जो डिमांड है, मांग है, उसको अंग्रेजों के सामने रख सके। तो एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना ए होम के द्वारा 1885 ईस्वी में हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक इस संस्था में उदारवादियों का काल बोला जाता है। उदारवादी में दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इस तरह के लोग थे जो अपनी मांगों को एप्लीकेशन के माध्यम से, उनको लगता था कि अंग्रेज हमारी बात को सुनेंगे। ठीक है, तो इसलिए उदारवादी जो लोग होते थे वो अपने विचारों को, अपनी मांग को अंग्रेजों के सामने निवेदन करते थे।